महिलाओं के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग पर खास पेशकश मनी मैटर्स फॉर वुमेन लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। अगर आप भी एक्सपर्ट से किसी भी विषय में कोई जानकारी लेना चाहते हैं, चाहे इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ आपका सवाल हो या म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सोच रही हैं, तो ईमेल या एसएमएस के जरिए अपने सवाल हम तक पहुंचा सकती हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट करें, she@zenetwork.com पर आपको अपने सवाल भेजने होंगे। साथ ही शी आप हमारा कोड लिखकर भी एसएमएस कर सकती हैं, उसे 57575 पर। चलिए सीधे अपने एक्सपर्ट से शुरुआत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है बलवंत जी आपका आज के शो में। थैंक यू। तो बलवंत जैन हमारे साथ है, अपना पैसा.com के CFO और जाने माने टैक्स एक्सपर्ट। सवालों को हम यहाँ शामिल करेंगे। पहला सवाल ईमेल के जरिए है, गिरिजा जी ने सवाल भेजा है। इनफैक्ट अपना पोर्टफोलियो इन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। कुछ फंड्स हैं इनके पोर्टफोलियो में, यूटीआई के कुछ 2 फंड्स इन्होंने लिए हुए हैं, यूटीआई बैलेंस्ड फंड, साथ ही यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। SBI के भी 2 फंड्स अगर हम देख पा रहे हैं, SBI कॉन्ट्रा और SBI गोल्ड। एक पोर्टफोलियो इन्होंने बनाया, करीब 3,500 रुपए के आसपास इनकी मंथली SIP जा रही है। ओवरऑल पोर्टफोलियो बलवंत जी कैसा देखते हैं आप? और इनकी उम्र 29 साल है, काफी यंग है। अगर लंबी अवधि का सोचें तो किस तरह का पोर्टफोलियो है? क्या कोई बदलाव करने की जरूरत है? देखिए पल्लवी, जो गिरिजा जी का जो पोर्टफोलियो है वो उनकी कैटेगरी में टॉप परफॉर्मर नहीं है। तो और वैसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड इक्विटी में ही करना चाहिए। इनके पास जैसे जो एक फंड है वो सेक्टोरियल फंड है। तो मेरा सुझाव रहेगा कि जैसे गोल्ड का भी, जैसे एक इनका गोल्ड फंड का 1,000 का सिप जा रहा है, उसको कम करना चाहिए, क्योंकि जो आपके जो इन्वेस्टमेंट है उसका पोर्टफोलियो का 10 से 15% से ज़्यादा गोल्ड नहीं होना चाहिए। तो मेरा सुझाव रहेगा कि गोल्ड का जो सिप है वो गोल्ड फंड का यूटीआई का वो 500 रुपया कर दे, और बाकी सबका जैसे कुल मिला के 3,500 रुपया इनका इन्वेस्ट हो रहा है, तो 1,000 रुपये का ICICI प्रूडेंशियल का बैलेंस फंड में कर दें, 1,000 रुपये का यूटीआई अपॉर्चुनिटी फंड में कर दें, और जो बचता है 1,000 रुपया उसको फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की ब्लू चिप है उसमें करें। और इन्वेस्टमेंट सिप से ही करें। ये एक अच्छा काम कर रही है गिरिजा जी की, ये इन्वेस्टमेंट सिप के जरिए कर रही है, जिससे मार्केट कोई भी लेवल पे हो इनको रेगुलर इन्वेस्टमेंट अपना पैसा इन्वेस्ट हो जाता है जी। यानी बाजार के उतार चढ़ाव पर ज्यादा आप जो है पैनिक ना करें, क्योंकि लंबी अवधि का इंस्ट्रूमेंट है म्यूचुअल फंड। ऐसे में जो आपने फंड्स यहाँ पर चुने हुए हैं, हमारे एक्सपर्ट की राय है कि उसमें थोड़ा शफलिंग की जरूरत है। एक भी लार्ज कैप फंड आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, इसलिए बलवंत जी ने आपको ICICI बैलेंस, जो कि एक बैलेंस्ड फंड है, यानी कि उसका कुछ हिस्सा डेट में रहेगा और कुछ इक्विटी में एक मिला जुला वो रहेगा। साथ ही यूटीआई अपॉर्चुनिटीज, फ्रैंकलिन ब्लू चिप जैसे फंड्स को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकती हैं। रिटर्न्स भी आप देख पाएंगे स्क्रीन पर। 5 साल के अंदर, पिछले 5 साल में किस तरह के रिटर्न्स इस पर्टिकुलर इन सब फंड्स ने दिए हैं, आप उस पर भी निगाह डाल सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं। फिलहाल अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। माधुरी जी हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। नमस्कार माधुरी, पूछिए क्या सवाल है? नमस्कार मैडम, मुझे सवाल पूछने को था कि अगर मैंने 500 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट किया है 10 साल के लिए, तो मुझे 1,08,000 तक रिटर्न मिलता है 10 साल के बाद, तो उसका रिटर्न इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना होता है? और इसके अलावा ये स्कीम है जीवन सरल की, LIC की जीवन सरल पॉलिसी का ये स्कीम है, इतना रिटर्न है उनके ब्रोशर पे, इतना रिटर्न मिलने वाला ऐसे लिखा है। तो ये स्कीम में लूं या नहीं, इसके बारे में पूछने का था। साथ ही आपने इंश्योरेंस में कोई और पॉलिसी भी ले रखी है, कोई टर्म प्लान? हाँ, टर्म प्लान लिया है जी, उस पर भी नजरिया लेंगे। बलवंत जी दोनों ही पॉलिसीज के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। जीवन सरल ट्रेडिशनल प्लान है, जितना रिटर्न्स ये बता रही हैं, क्या 10 साल के अंदर इनको 1 लाख रुपए मिल सकते हैं मैच्योरिटी पर? देखिए पल्लवी जी, ऐसा है, इनको किसी ने इलस्ट्रेशन दिया है, जैसे बाकी जैसे कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी में गारंटीड रिटर्न्स नहीं होता है। और जैसे ये 500 रुपया इन्वेस्ट करने के बाद 10 साल में 1,08,000 कुछ बोल रही है, तो 10.25% रिटर्न आता है अपेरेंटली। पर कोई भी ट्रेडिशनल जो प्लान है या कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी है वो आपको 5-6% से ज़्यादा नहीं देंगी। तो ये तो जो एजम्पशंस के बेसिस पे उनको बताया गया, जिसमें 10.25% का रिटर्न निकलता है, पर कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी 6% से ज़्यादा का इंश्योरेंस ये रिटर्न नहीं देती है। और मेरा तो सुझाव रहेगा पल्लवी आपके सब वुमेन व्यूअर्स को कि आप इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को कभी मिक्स नहीं करें। इंश्योरेंस के लिए आप ऑनलाइन टर्म प्लान लें और इन्वेस्टमेंट के लिए आप म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट करें। और अगर आप कंफर्टेबल नहीं है इक्विटी में, तो कम से कम आप डेट में पैसा डाल दें, पर कभी भी इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से आप इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट नहीं करिए। जहां तक सवाल इनका इंश्योरेंस का है, मेरे पास जो डेटा है
कि इनकी 5 लाख की कमाई है तो हर एक व्यक्ति को उनकी जो सालाना इनकम है उसका एवरेज 12 गुना का इंश्योरेंस होना चाहिए। इनके पास 30 लाख का इंश्योरेंस है, तो मेरा सुझाव रहेगा कि 30 लाख का इंश्योरेंस और ले सकती है, और वो भी जैसे इनकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी है वो एगन रेलिगेयर की है, तो उनको एगन रेलिगेयर का ही 30 लाख का ले लेना चाहिए, जिसमें उनको करीब 4,000 रुपए के आसपास लग जाएगा जी सालाना प्रीमियम। बलवंत जी, एक चीज यहाँ पर जैसे आपने कहा 30 लाख का इनका मौजूदा कवर है और इनकी आय के मुताबिक इनके पास 60 लाख का कवर होना चाहिए, यानी एक 30 लाख का एडिशनल कवर ले सकती हैं। क्या एक ही कंपनी से 2 प्लान्स या फिर 2 अलग अलग प्लान्स लेने पर क्लेम के समय किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है? डिस्क्लोजर के वक्त ये बताना जरूरी होगा कंपनी को कि पहले से टर्म प्लान है? नहीं, आप कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लो तो जितने भी फैक्ट्स है वो आप एकदम फुल्ली बताएं। आप समझे कि मैंने बताया नहीं, इंश्योरेंस कंपनी को कहाँ से मालूम पड़ने वाला है, परंतु जब आपका क्लेम आएगा और अगर क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा तो ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने का मतलब क्या? जब क्लेम की टाइम आता है तब आपको पैसा नहीं मिलता है, और आपका जरूरी नहीं कि आपका यही इंश्योरेंस कंपनी से कितना इंश्योरेंस है। आप कोई भी नया इंश्योरेंस जब खरीद रही हैं तो आपके पास जितनी भी एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस पॉलिसीज है उनकी भले सेम इंश्योरेंस कंपनी की हो या दूसरी इंश्योरेंस कंपनी की हो, सब डिटेल्स आपको वो जो फॉर्म है, प्रपोजल फॉर्म है, उसमें बराबर ईमानदारी से भरनी चाहिए। आपकी जो हेल्थ के बारे में भी है, आपकी फैमिली की हेल्थ के बारे में है, मेडिकल हिस्ट्री वगैरह है, वो सब ईमानदारी से भरनी चाहिए, तो आपको क्लेम के समय कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यानी आपके सामने कुछ ऑप्शंस भी हैं, इनफैक्ट बहुत सारी वेबसाइट्स हैं ऐसी, आप उनकी तरफ देख सकती है माधुरी और कंपेयर कर सकती है प्रीमियम्स को। साथ ही कुछ और भी फैक्टर्स रहते हैं जैसे कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो कैसा है, इन सभी चीज़ों को मद्देनजर आप आगे प्लान चूज कर सकते हैं। फिलहाल ईगॉन रेलिगेयर का जो ऑनलाइन प्लान है वो आपको सबसे चीप पड़ेगा और ऑलरेडी भी आप रेलिगेयर का प्लान इस्तेमाल कर रही हैं। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, एक सवाल ईमेल के जरिए शामिल किया है। प्रतिभा शर्मा है, हिमाचल से इन्होंने सवाल भेजा है। इनकी उम्र है 35 साल, इनके हस्बैंड की जो उम्र है वो 45 है। दोनों के लिए ये प्लान करना चाह रही हैं। 15,000 लगभग कमाते हैं इनके हस्बैंड, उसमें से 9,000 रुपए ये सेव करना चाहती हैं। 9,000 रुपए निवेश करें, बलवंत जी आपसे लेना चाहती है। पल्लवी, मेरे पास उनकी जो प्रतिभा जी की डिटेल है कि इनके 2 बच्चे हैं तो और उनको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, तो मेरा ख्याल है कि उनको बच्चों के एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट करना है और 10 साल का उनका टाइम ओरिजिन है। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास 10 साल का टाइम ओरिजिन है तो थोड़ा बहुत आप इक्विटी का रिस्क ले सकती है। तो ये जो 9,000 रुपये इनको इन्वेस्ट करना है, मैं सजेस्ट करूंगा कि 3 बैलेंस फंड में डाल सकती है। ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस फंड, HDFC प्रूडेंस फंड और बिरला सन लाइफ का 95 फंड है। तो उसमें जैसे 9,000 रुपये इनको इन्वेस्ट करना है तो 3-3 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करेंगी तो 10 साल बाद में 20 लाख रुपए के आसपास हो जाएगा। 11.6% की मैंने रिटर्न प्रिज्यूम किया जो हिस्टोरिकली बैलेंस फंड्स दे रही है। जी, इनफैक्ट आपको कुछ ऑप्शंस भी प्रतिभा हमारे गेस्ट ने आपको सजेस्ट किए हैं। ICICI अप्रूव बैलेंस्ड फंड है, HDFC का भी बैलेंस्ड फंड है और साथ ही बिरला सन लाइफ 95। बैलेंस्ड फंड की खास बात ये रहेगी कि उसका ज्यादा निवेश डेट में रहेगा, तो अगर आप कम जोखिम लेना चाहती है आपके लिए अच्छा फंड रह सकता है। 9,000 रुपए को आप निवेश करना चाहती थी तो 3-3 हज़ार रुपए तीनों ही फंड्स में कर सकते हैं। रिटर्न्स उसके देखे 5 साल के अंदर तो लगभग 18 से 19% का एनुअलाइज बेसिस पे, यानी हर साल इन सब फंड्स ने 18 से 19% का रिटर्न शो किया है। जाते जाते आपसे जानना चाहेंगे बलवंत जी, ब्रेक पर हम जाने वाले हैं, उससे पहले कि PLI भी इन्होंने कुछ मेंशन किया था, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ है, उस पर आपकी राय क्या है? और LIC के मुकाबले पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में बोनस रेट्स कैसे रहते हैं? आप जैसे पोस्टल इंश्योरेंस अगर किसी को नया खरीदना है तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। जैसे मैं कहता आया हूं कि इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों अलग अलग रखना चाहिए, परंतु चूंकि उन्होंने ले रखा है तो रिलेटिवली बाकी इंश्योरेंस कंपनी की तुलना में जो पोस्टल इंश्योरेंस है उसमें बोनस रेट्स वगैरह अच्छा आ सकता है। तो जो एग्जिस्टिंग इनका जो पोस्टल इंश्योरेंस है वो ट्रीट कर सकती है एज डेट इन्वेस्टमेंट, तो उनको डिसकंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है, परंतु फ्रेश इन्वेस्ट करने के लिए मैं एडवाइज नहीं करूंगा आपके। तो प्रतिभा आपका नया पोर्टफोलियो भी बनाने की कोशिश की है और साथ ही जो आपने पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ है उसको जारी रखें, लेकिन अगर आपको एक अच्छा रिस्क कवर लेना ही है तो आप 25 लाख तक का टर्म प्लान ले सकते हैं। ईवा, ईगॉन और साथ ही कोटक जैसे बहुत सारी कंपनीज है, HDFC लाइफ, आप ऑनलाइन अगर वेबसाइट पर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो काफी सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। फिलहाल एक ब्रेक के रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।
हम देख रहे हैं मनी मैटर्स फॉर वुमेन। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। आज हमारे साथ हैं बलवन जैन अपना पैसा.com से। बलवन जी, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और कुछ और दर्शकों से बात करें, एक बार अपने व्यूअर्स को बताएं किस तरह से इस शो में आप पार्टिसिपेट कर सकती हैं। अपने सवाल SMS या ईमेल के जरिए भेज सकती हैं। हमारा ईमेल ID नोट करें, shri@znetwork.com पर आपको अपने सवाल भेजने होंगे। साथ ही घर बैठे SMS भी कर सकती हैं। अपने मोबाइल की राइटिंग बॉक्स में जाकर SHE यानी शी हमारा कोड लिखकर अपने नाम के साथ अपना सवाल 57575 पर भेज सकती हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। हमारे साथ अगली कॉलर अनु मित्तल है फतेहगढ़ साहिब पंजाब से। नमस्कार अनु, पूछिए क्या सवाल है आपका। मैम, मेरा सवाल ये है कि मुझे ऐसा कोई प्लान बताइए 10 इयर्स का जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा टैक्स की सेविंग हो और ज्यादा से ज्यादा मुझे मेरी इनकम में सेविंग हो। टैक्स सेविंग भी करना चाहती हैं, साथ ही कुछ सेविंग्स भी आप सोच रही हैं। कितनी एनुअल इनकम है आपकी? 3 लाख से, यानी 1 लाख तक आप जो लिमिट है उसको आपको एग्जेम्पशन पाने के लिए विकल्प जानना चाहती है। बलवंत जी, 1 लाख जो ATC के अंदर छूट मिलती है उसमें काफी सारे ऑप्शंस हैं। इनकी एज है 29 और इनका नजरिया 10 साल का है। अवधि को देखते हुए कौन से विकल्प आप इनके लिए सिलेक्ट करेंगे? देखिए पल्लवी, अनु जी को जैसे 10 साल का इनका अगर नज़रिया है तो इनके रिस्क प्रोफाइल पे निर्भर करता है। अगर थोड़ा सा रिस्क लेने की अगर इनकी तैयारी हो तो मेरा सुझाव रहेगा ELSS की जो स्कीम्स है उसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, उसमें डाल सकती है। और अगर इनका रिस्क लेने की तैयारी नहीं है तो जो NSC है जो 10 साल के पीरियड के लिए आते हैं उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है, जब इशू होते हैं तभी रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है। अभी जो वर्तमान में जो रेट है वो 8.8% है। और अगर थोड़ा और अगर टाइम हो उनके पास में तो PPF में भी डाल सकती है, जो परंतु उसमें नॉर्मली पैसा 15 साल के लिए आपका लॉक हो जाते हैं, पूरा का पूरा पैसा नहीं निकाल सकते। परंतु PPF का जो इंटरेस्ट है वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है। बाकी जैसे जो ELSS में भी 3 साल का लॉक इन है, उसके बाद जो भी आपको मैच्योरिटी का पैसा मिलता है वो भी एग्जेम्प्ट है। परंतु NSC का जो इंटरेस्ट आपके हाथ में आता है वो आपकी बाकी इनकम में ऐड होएगा और उस पर टैक्स लगेगा आपको। तो ELSS एक ऐसा ऑप्शन है जिसके जरिए आप निवेश भी कर पाएंगे, साथ ही टैक्स भी बचा पाएंगे। बस 3 साल का उसमें लॉक इन रहता है, उस तरह आपको ध्यान देना होगा। ELSS के कुछ विकल्प आपके सामने है। फ्रैंकलिन टैक्स शील्ड एक अच्छा फंड है, करीब उसने 19% का रिटर्न दिखाया है पिछले 5 साल के अंदर एनुअलाइज बेसिस पे। साथ ही ICICI प्रू का टैक्स प्लान, ये भी एक ELSS है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, यानी है तो ये म्यूचुअल फंड पर आपको टैक्स सेविंग मददगार साबित होगा। 22% से थोड़ा ज्यादा इसने 5 साल के अंदर अपना रिटर्न शो किया है। ATC के अंदर अगर आप इनकम टैक्स छूट की बात कर रही थी अनु, तो आपको PPF, लेकिन उसमें लार्जर लॉक इन है 15 इयर्स का। साथ ही NSC 8.8% आपको रिटर्न मिलेगा, गारंटीड रिटर्न है। एक बार आप NSC खरीदेंगे 10 साल बाद वो मैच्योर हो जाएगी। कई सारे ऑप्शंस हैं, आगे बढ़ सकती हैं अपनी अवधि को देखते हुए। फिलहाल एक सवाल हमने ईमेल के जरिए लिया है। गुरलवलीन कौर है फजिल का पंजाब से, उन्होंने सवाल भेजा है। बड़ा ही क्लियर क्वेश्चन है, रिटर्न चाहती है लेकिन गारंटीड। और फोन लाइन पर भी हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। गुरलवलीन, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए क्या सवाल है। मैम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मेरी मंथली इनकम 30,000 पर मंथ है जी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मुझे PPF में या FD में किस में इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे रिटर्न ज्यादा मिल रहा हो। रिटर्न ज्यादा, और कितने साल के लिए आप सोच रही है इन्वेस्ट करने की? मैम, अभी तो मैं सोच रही हूँ लॉन्ग टर्म ही है, 15-20 साल। 15-20 साल चलिए, क्योंकि अवधि पर बहुत डिपेंड करता है गुरलवलीन कि आप कहाँ निवेश करें। इनफैक्ट एक्सपर्ट से पूछते हैं। बलवंत जी, 34 इयर्स इनकी एज है, 30,000 इनकी मंथली इनकम है। FD PPF ये डेट ऑप्शंस है, पर इसके अलावा भी क्या कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं इनके लिए जहाँ ये निवेश करें? देखिए, जैसे मैंने बताया कि अगर इनको प्योर अगर इन्वेस्टमेंट ही करना है, अगर टैक्स बेनिफिट नहीं लेना है और 15-20 साल का टाइम ओरिजिन है, तो मेरा तो सुझाव रहेगा कि इनको जो इक्विटी की म्यूचुअल फंड लार्ज कैप डाइवर्सिफाइड है उसमें सिप के जरिए इन्वेस्ट करना चाहिए। परंतु अगर इनकी इच्छा है कि उनको फिक्स रिटर्न ही मिले तो जो बैंक FD है उसमें डाल सकती है, जो 5 साल की, उसमें ATC का बेनिफिट भी है। PPF में डाल सकती है जिसमें 8.7% का रेट है। परंतु ये जो PPF का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हर साल चेंज होता रहता है। और अगर रिस्क नहीं लेना चाहती तो जैसे पिछले प्रश्न के जवाब में मैंने बताया कि NSC में भी पैसा डाल सकते हैं 10 साल के लिए, तो वो 8.8% में लॉक हो जाएगा। इसके अलावा इनके पास ऑप्शन, अगर उनको ETC का बेनिफिट नहीं लेना है तो ये पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के जो टैक्स फ्री बॉन्ड्स आ रहे हैं, जो बहुत आकर्षक इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे हैं, जो 10 साल, 15 साल और 20 साल की मैच्योरिटी के है, तो उसमें जैसे 8.43 से लेके 8.92 तक की जो रेट आ रही है, तो और अगर इसको फ्री टैक्स गिने तो इफेक्टिव 12% के आसपास 30% टैक्स स्लैब वालों को आती है। तो ये इनका जो रिस्क प्रोफाइल है
उसके हिसाब से डिसीजन ले सकती है। और जो ATC में इनको बेनिफिट लेना है या नहीं लेना वो भी इम्पोर्टेंट होगा उनको कंसिडर करना। जी, इनफैक्ट PPF में 8.7% का इनको रिटर्न मिलेगा, लेकिन ये याद रहे कि हर साल इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो चेंज होता रहता है और इस पर्टिकुलर साल के लिए 8.7 है। और NSE और जो ये दो ऑप्शंस आपके सामने, NSE 5 साल और 10 साल मैच्योरिटी पर डिपेंड करेगा। NSE के बारे में एक जानकारी आपसे लेना चाहते हैं बलवंत जी कि जो इसका ब्याज मिलता है वो टैक्सेबल रहेगा, उसमें किस तरह से टैक्स प्रोविजंस काम करते हैं? मतलब जैसे हमने इस साल अगर खरीदी और 2013 में, तो अगले 5 साल तक मैं उस पर छूट ले सकती हूँ? देखिए, आपका प्रश्न जो है वो मेरे को लग रहा है जो हर साल इंटरेस्ट एक्रू होता है, क्योंकि इंटरेस्ट तो आपको जो आप मैच्योरिटी पे ही मिलेगा, परंतु हर साल जो आपके NSE पे जो इंटरेस्ट एक्रू होता है उस पर आप ATC में डिडक्शन ले सकेगी, परंतु जो वही इंटरेस्ट वापस आपका टैक्सेबल भी हो जाएगा, तो इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो परंतु जो लास्ट वाला साल है उसमें आप ये ATC की जो बेनिफिट है री इन्वेस्टमेंट का वो नहीं ले पाएगी। परंतु ये जो इंटरेस्ट है, मेरा सुझाव रहेगा आप ईयर ऑन ईयर ही ऑफर करें, जिससे आपको लास्ट वाले साल में एक साथ से इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं होएगा। जी, तो गुरलवलीन काफी सारे ऑप्शंस हैं आपके लिए, क्योंकि आपका नजरिया लंबी अवधि का है, चाहे आप PPF में निवेश करें, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में निवेश करें, या फिर ELSS जो म्यूचुअल फंड की स्कीम्स है उसमें भी निवेश कर सकती हैं। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले बता दें आपका शो आप ट्विटर पर भी मौजूद है। अगर ट्विटर से हमें जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ट्विटर हैंडल नोट करें MMW_Z business। ट्विटर से जुड़ के एक्सपर्ट से सीधे सवाल भी कर सकते हैं, साथ ही शो की लेटेस्ट जानकारियां भी ले सकती हैं। आप देख रहे हैं मनी मैटर्स फॉर वुमेन। सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं बलवंत जी अपनापैसा.com से। कुछ और सवाल यहाँ शामिल करेंगे। अगला सवाल ईमेल के जरिए सोना वने, इन्होंने महाराष्ट्र से सवाल भेजा है। होम लोन को लेकर इनकी क्वेरी है। इनकी जो इन्होंने एज तो खैर मेंशन नहीं की है, बट इनकी आय बताइए 21,000 रुपये और 13 लाख का लोन ये लेना चाहती हैं। एलिजिबिलिटी क्या कहती है बलवंत जी, क्या इनको लोन मिल सकता है? देखिए पल्लवी ऐसा सोना को जो लोन चाहिए तो दो क्राइटेरिया रहता है। एक तो आपका जो इनकम का क्राइटेरिया और एक जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसका क्राइटेरिया रहता है। तो नॉर्मली अगर 20 लाख तक का लोन है तो आपका जो प्रॉपर्टी की वैल्यू उसका 90% तक लोन देती है बैंक। इसके अलावा जो आपका दूसरा जो क्राइटेरिया है वो आपकी इनकम के बेसिस पे बैंक प्रिज्यूम करती है कि आप जो कमाते हैं उसका 40 से 45% के आसपास है, आप लोन को सर्विस कर सकती है। तो इफेक्टिवली जो आपकी जो सालाना इनकम है, नेट इनकम, उसका 4-4.5 गुना जो है वो आपको होम लोन मिल सकता है। परंतु ये दोनों में से जो कम होगी प्रॉपर्टी के बेसिस पे और आपकी इनकम के बेसिस पे उस पर लोन मिलेगा। इनकी जो जैसे 21,000 की आप इनकम बता रही है तो इनको मैं मान के चलता हूँ कि इनकी उम्र 35-40 साल के आसपास है, तो इनको लंबी अवधि का लोन मिल जाएगा। तो इनको 10.25% के हिसाब से, मेरे हिसाब से 8.5 और 10.5 लाख के बीच में लोन मिलेगा, क्योंकि ये जो क्राइटेरिया है वो हर एक बैंक का अलग अलग होता है। और अगर इनको एलिजिबिलिटी अगर बढ़ानी है पल्लवी, तो मेरा सुझाव रहेगा कि इनके पेरेंट्स हैं या इनके स्पाउस है या इनके बच्चे, उनको भी अगर को बोरोवर बना दे तो उनकी जो इनकम है वो भी बैंक कंसिडर करेगा। तो इस हिसाब से उनकी जो एलिजिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। जैसे इनको 13 लाख का लोन चाहिए और मेरी वर्किंग के हिसाब से इनकम के बेसिस पे 8.5 लाख का आता है, तो इनको और किसी को जो क्लोज रिलेटिव है जो बैंक एंटरटेन करती है उनको एज ए को बोरोवर ज्वाइन करवा देना चाहिए। तो सोना, आपने जैसे रिक्वायरमेंट बताई थी 13 लाख के, उससे कुछ कम आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है। 8.5 से 10.5 लाख का लोन आपको मिल सकता है अगर हम 10.25 का सालाना ब्याज एक एस्टिमेट रखें कि बाजार में इस वक्त इस ब्याज पर आपको लोन मिल रहा है। अगर आप किसी फैमिली मेंबर के साथ या फिर अपने हस्बैंड के साथ लोन लेती हैं, ज्वाइंट लोन के केस में आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ जाएगी और आपको 13 लाख जो आपकी रिक्वायरमेंट शायद वो पूरी हो सके। कुछ और डिटेल्स होती तो बेहतर आपको यहाँ पर कुछ गाइडेंस मिल पाती। फिलहाल इतने ही सवाल शामिल कर पाएंगे। बलवंत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी बिजनेस को समय देने के लिए। और अपने दर्शकों को बताते हैं कि कैसे सवाल भेज सकते हैं इस शो में। ईमेल या SMS के जरिए shri@znetwork.com पर आपको अपने सवाल भेजने होंगे। साथ ही SMS भी कर सकती हैं। श्री लिखकर अपने नाम के साथ अपना सवाल आपको भेजना होगा। अपना शहर का नाम और अपना नाम लिखना जरूर याद रखें। अगले हफ्ते अगले शो में आपका सवाल लेने की हम पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।